नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। कल रात ये मुलाकात हुई और कांग्रेस संगठन में नई नियुक्तियों के ऐलान के कुछ ही देर बाद ये मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया और कहा कि दोनों नेताओं में प्रदेश के कई ज्वलंत विषयों पर चर्चा हुई है। ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि कई ज्वलंत विषयों पर इन दोनों नेताओं में चर्चा हुई है। सीएम धामी से मिले हैं प्रीतम सिंह और इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई। विधानसभा चुनाव में हारने वाली कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष की घोषणा हो गई है। करण माहरा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। यशपाल आर्या नेता विपक्ष और खटीमा से चुनाव जीते भुवन कापड़ी सदन में उपनेता होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की कमान अब कांग्रेस नेता करण माहरा के हाथ में होगी। रानीखेत से चुनाव हारने वाले करण माहरा कांग्रेस के छठे प्रदेश अध्यक्ष होंगे, जबकि 2017 में चुनी गई विधानसभा में करण माहरा उपनेता सदन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वहीं बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए सीनियर नेता यशपाल आर्य नेता विपक्ष होंगे। यशपाल आर्य बाजपुर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और विधानसभा में जीतकर आए 19 विधायकों में सबसे सीनियर होने के साथ उनकी पहचान बड़े दलित नेता की है। इतना ही नहीं, यशपाल आर्य करीब 7 साल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। वहीं खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हराने वाले भुवन कापड़ी उपनेता सदन होंगे। भुवन कापड़ी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और ब्राह्मण जाति से आने वाले भुवन कापड़ी की गिनती कांग्रेस के युवा नेताओं में होती है। वहीं भुवन कापड़ी से पहले यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस में हुए बदलाव में कुछ खास बातें ये भी रही। मसलन पहली बड़ी बात ये कि पहली बार अध्यक्ष नेता विरोधी दल और डिप्टी नेता विपक्ष कुमाऊं रीजन से है। क्षेत्रीय बैलेंस बनाए जाने के लिए जो ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूला चलते आया है वो पूरी तरह से खारिज है। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस ने ठाकुर ब्राह्मण और दलित के बीच का कॉम्बिनेशन बरकरार रखा है। तीसरी बड़ी बात, उधम सिंह नगर जिला प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का गृह जिला है। यहीं से नेता विपक्ष यशपाल आर्य और डिप्टी लीडर भुवन चंद्र कापड़ी भी हैं। चौथी बड़ी बात, इस टीम में कांग्रेस ने कोशिश की है कि धड़ेबाजी पर रोक लगे। हरीश रावत का रोल तकरीबन खत्म हो गया है। वहीं उनके धुर विरोधी प्रीतम सिंह भी टीम से बाहर रखे गए हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद यशपाल आर्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर दिया है। साथ ही पीसीसी के चीफ और उप नेता प्रतिपक्ष का ऐलान भी कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष जो बनाए गए हैं यशपाल आर्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में पीसीसी चीफ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का और प्रियंका जी का, जिन्होंने यशपाल आर्य पर विश्वास व्यक्त किया है और जो जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दी है मैं उससे ईमानदारी से उसका निर्वहन करूंगा। और जो सदन में जो ज्वलंत प्रश्न है, जो हमारे चुनाव के दौरान जो हमने जनता के बीच में जो हमने अपनी बातों को रखा था, जो मुद्दे थे, और निश्चित रूप से हम आज भी मुद्दे वो जीवित हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, गरीबी है और कर्मचारी हैं और महिला शक्ति, मातृ शक्ति का जो भी मुद्दे हैं उनको हम पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ सदन में उठाएंगे। और मेरी कोशिश होगी कि हम सब मिलकर एकजुट होकर सदन में भी संघर्ष करेंगे और सड़क में भी जनता की आवाज़ बनेंगे। मैंने कहा कि हम लड़ाई को मजबूती से धार देंगे। अभी वक्त है, अभी तो शुरुआत है, लेकिन आने वाले वक्त में हम मजबूती से विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं यशपाल आर्य, कांग्रेस के बिल्कुल वरिष्ठ नेता हैं और उनका जो अनुभव रहा है, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, संसदीय जीवन का लंबा अनुभव रहा है और कांग्रेस को शायद उनसे यही उम्मीद होगी कि आने वाला वक्त वो कांग्रेस के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे।
शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो कांग्रेस ने आखिरकार अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। दीपांकर, इतना लंबा वक्त क्यों लग गया कांग्रेस को अपना नेता प्रतिपक्ष चुनने में, और अगर यशपाल आर्य को अब जाकर जब नेता प्रतिपक्ष बनाया है तो उनकी खासियत क्या है? बिल्कुल, कांग्रेस में चाहे टिकटों का बंटवारा रहा हो, चाहे तमाम तरह की बाकी गतिविधियां रही हो, या इससे पहले भी जब भी अध्यक्ष नेता विपक्ष चुने गए तो हमेशा से वक्त लगा। इस बार 31 दिन के बाद रिजल्ट 10 मार्च को आया था और अब कांग्रेस ने नेता विपक्ष की घोषणा की है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य को यहां पर बनाया गया। यशपाल आर्य कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से एक हैं, दलित नेता हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 7 साल तक करीब प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं, कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। पिछली सरकार, जब बीजेपी की जो सरकार थी 2017 से लेकर 22 वाली, उसमें भी बीजेपी गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री रहे। लास्ट वक्त पर उन्होंने यहां पर पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस में घर वापसी की अपने बेटे संजीव आर्य के साथ। संजीव आर्य इस बार इलेक्शन हारे नैनीताल से, यशपाल आर्य बाजपुर से इलेक्शन जीते। लेकिन अगर 19 जो विधायक कांग्रेस से जीत कर आए, उनमें अगर आप उम्र के लिहाज से देखेंगे, अनुभव के लिहाज से देखेंगे, तो सबसे सीनियर यशपाल आर्य है। और यशपाल आर्य का जो पुराना राजनीतिक अनुभव है, कांग्रेस के साथ जो उनका पहले का अनुभव है, उस अनुभव को देखते हुए माना जा रहा है कि यशपाल आर्य को नेता विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगले 5 साल तक वो इस रोल में रहेंगे या इस बीच में कुछ और बदलाव होंगे। लेकिन फिलहाल जब नई सरकार बनी है, उस नई सरकार में विपक्ष का जो अहम रोल होता है उसको यशपाल आर्य लीड करने वाले हैं यहां पर। आरजू, बिल्कुल। और करण माहरा पीसीसी चीफ बने हैं, साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी कांग्रेस ने चुन लिया है। लेकिन प्रीतम सिंह की जो मुलाकात हुई है सीएम के साथ, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं दीपांकर? प्रीतम सिंह सीनियर नेता और प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। पिछली सरकार में 13 जून 2021 को इंदिरा हृदय के निधन के बाद से नेता विपक्ष की कुर्सी यहां पर प्रीतम सिंह ने संभाली। इस बार उम्मीद यह की जा रही थी कि एक बार फिर से हो सकता है कि प्रीतम सिंह को ही यह जिम्मेदारी सौंपी जाए, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन ने ऐसा नहीं किया। यह जिम्मेदारी यशपाल आर्य को सौंपी गई है। ऐसे में प्रीतम सिंह की जो सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई है, उसमें राजनीतिक मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं कि क्या प्रीतम सिंह के मन में कोई नाराजगी कांग्रेस संगठन को लेकर हो सकती है, या वो कांग्रेस से फिर बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। हालांकि अभी ये सवाल सिर्फ कयास हैं। जब तक प्रीतम सिंह की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान या प्रीतम सिंह इस पर कोई कमेंट नहीं करते, तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन हां, यह जरूर है कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह, जो 2 बड़े गुट कांग्रेस में रहे पिछले कुछ साल में, जिन दोनों के बीच सीधी सीधी राजनीति चली, फिलहाल वो दोनों बड़े नेता इस वक्त इस पिक्चर में नहीं है। इस पिक्चर में अब करण माहरा है, जिनकी उम्र सिर्फ 49 साल है, 49 ईयर्स है, और एक युवा नेतृत्व के हाथ में यहां पर उत्तराखंड कांग्रेस को सौंपा गया है। और करण माहरा को एक तेज तर्रार और फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखा जाता है। तो क्या उत्तराखंड कांग्रेस में करण माहरा जान भर पाएंगे? ये बड़ी जिम्मेदारी अब करण माहरा के कंधों पर होगी। बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी है। तो वहीं जो मुलाकात हुई है प्रीतम सिंह से, उसके भी अलग मायने सियासी गलियारों में निकाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड बीजेपी का अगला सबसे बड़ा टारगेट है सीएम पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव जिताना। सीएम के लिए बीजेपी का कोई विधायक सीट छोड़ेगा या फिर कांग्रेस विधायक को तोड़ा जाएगा, इस पर पार्टी के भीतर अब मंथन शुरू हो गया है। देखिए, ठीक 1 महीने पहले आए उत्तराखंड चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी सरकार के दूसरे टर्म में भी सेनापति बने। उनको अगले 5 महीने के भीतर विधानसभा में पहुंचना है। इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट की खोजबीन शुरू हो गई है। चर्चा है कि बीजेपी किसी विधायक से सीट खाली कराने के बजाय कांग्रेस में सेंधमारी करने के पक्ष में है। सियासी तौर पर बीजेपी के लिए इसे ज्यादा फायदेमंद माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के एक विधायक से बीजेपी संपर्क भी साध चुकी है। में सारी संभावनाएं होती, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां से भी होगा मुख्यमंत्री बम्पर वोटों से जीतेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले समय में 6 महीने में जो पारी खेली है 2020, उसी का परिणाम है कि हमारा पूर्ण बहुमत आया है। कुछ निर्दलीय विधायकों के द्वारा भी उनसे अनुरोध किया गया है कि उनके क्षेत्र से वो चुनाव लड़ें। सारी संभावनाओं पर बातचीत की जा रही है। उचित समय आने दीजिए, तय हो जाएगा और आप सबको मालूम चल जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं।
सीएम धामी ने हाल ही में चंपावत का दौरा किया तो चर्चा चली कि कहीं सीएम उपचुनाव की तैयारी में तो नहीं। पिछले हफ्ते देहरादून कैंट सीट पे हुए एक कार्यक्रम में सीएम धामी ने विधानसभा से अपने जुड़ाव को बताया तो फिर अटकलें लगी। दोनों सीट बीजेपी के पास हैं। गौरतलब ये भी है कि 2007 में तत्कालीन बीजेपी सरकार के सीएम डीसी खंडूरी के लिए कांग्रेस विधायक टीपीएस रावत ने और 2012 में कांग्रेस सीएम विजय बहुगुणा के लिए बीजेपी विधायक किरण मंडल ने सीट छोड़ी थी। इसलिए बीजेपी कांग्रेस ऑप्शन पर भी गौर कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पार्टी की बहुत सारी जगह से ऐसे विधायक हैं जो सीट छोड़ने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान मेरी सीट तय करेगा। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे स्थानों से हमारे विधायकों ने भी और वहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने बहुत सारी जगह से कहा है, लेकिन अंतिम जो निर्णय है वो पार्टी हाईकमान को लेना है। पार्टी हाईकमान जहाँ से भी कहेंगे वहाँ से। बीजेपी ने रविवार से माइक्रो डोनेशन अभियान शुरू कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने धर्मपुर में आयोजित कार्यक्रम में अभियान की शुरुआत की। इसके तहत नमो ऐप के जरिए पार्टी फंड में से 5 से 1,000 रुपए तक का डोनेशन मांगा जा रहा है और डोनेशन का ये अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। इससे पहले भी बीते सालों में बीजेपी डोनेशन अभियान चला चुकी है। तब पार्टी को उत्तराखंड से 28 करोड़ डोनेशन मिला था। 42वें स्थापना दिवस पर ये माइक्रो डोनेशन लॉन्च किया गया है। माइक्रो डोनेशन जो अभियान है ये 10 से लेकर 30 अप्रैल तक उत्तराखंड के अंदर चलेगा। इसमें पार्टीजन हमारे जो है छोटी धनराशि 10 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की नमो ऐप के माध्यम से सीधे सीधे फाती में जमा कर सकते हैं और इस अभियान में जुड़ सकते हैं। देखिए, माइक्रो डोनेशन प्रोग्राम एक हमारा पूरे राज्य में हर बूथ स्तर तक जाएगा। एक बूथ पे कम से कम 20 ऐसे माइक्रो डोनर हमारा कार्यकर्ता रहेगा जो 5 रुपये से लगाकर और 1,000 रुपये तक के बीच में एक अमाउंट वो मोदी ऐप पर जाकर और उसमें जारी होगी। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां के जिला अस्पताल में स्थापित डायलिसिस यूनिट का कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने शुभारंभ किया। बागेश्वर में डायलिसिस यूनिट स्थापित होने से अब लोगों को उपचार के लिए हल्द्वानी, बरेली जाना पड़ता था, लेकिन डायलिसिस लगने के बाद अब 30 लोग डायलिसिस यूनिट के लाभ ले चुके हैं। जल्द जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीनें लगाने की बात भी कही जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण योजना का यहाँ शुभारंभ हुआ है और हल्द्वानी और दूर अन्य शहरों में डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था और आज यही डायलिसिस की सुविधा हंस फाउंडेशन के सहयोग से हमको मिली है। मैं हंस फाउंडेशन को भी, स्वास्थ्य विभाग को भी, जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के पास बाड़ाहाट रेंज के वरुणावत के जंगलों में तांडव देखने को मिल रहा है। आग का ये तांडव है और आप एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह इस समय उत्तरकाशी के जंगल आग की चपेट में हैं। जिला मुख्यालय के पास बस्ती से करीबन वरुणावत के जंगल में विकराल आग लगी हुई है। वन विभाग के हेडक्वार्टर के पास जंगलों में लगी आग वन विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। लगातार स्थानीय लोग वन विभाग के बड़े अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके बाद भी वन विभाग लापरवाह है। उधर उत्तरकाशी के जंगलों में लगी आग भी देर शाम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के करीब तक पहुंच गई। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता लोकेंद्र बिष्ट ने आग को अपने कैमरे से शूट किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग किस तरह बढ़ती ही जा रही है और इस पर काबू पाना नामुमकिन हो रहा है। जंगलों में ये आग लगी हुई है, तो ये आग नीचे उतरी है अभी इंदिरा कॉलोनी और जो यहाँ पे गुफियारा के ऊपर वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे आग अभी फैल गई थी रात को। तो इसके लिए फॉरेस्ट की टीम मौके पे थी। फॉरेस्ट के लगभग 18 लोग यहाँ पे थे और एसडीआरएफ के 8 लोग और क्यूआरटी के 4 लोग और साथ में पुलिस बल भी है और प्रशासन में एसडीएम साहब भी मौके पे हैं। तो पूरी कोशिश की जा रही है। जो मेन अभी प्राथमिकता है वो है जो इंदिरा कॉलोनी के जो घर हैं प्लस जो गुफियारा के ऊपर जो घर है उन तक कोई आग ना आए। और साथ ही साथ जो है फिर जैसी आग थोड़ा नीचे आती है, क्योंकि काफी ढंगारी पोर्शन है तो टीम को भी दिक्कत आ रही है ऊपर जाने में। तो जैसी आग क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही, तो जैसी नीचे आएगी आग तो उसको तुरंत इसको बुझा लिया जाएगा।
जनपद उत्तरकाशी में जो आग है बेकाबू होती जा रही है। इस समय ग्राउंड जीरो पे न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है किस तरह से जो आग है बेकाबू होती जा रही है। और इसमें जो आपदा कंट्रोल से जो अधिकारी है मौके पे पहुंचे हुए हैं, जो वन विभाग की जो पूरी टीम है मौके पे पहुंच के आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। जो टहनियां हैं उससे आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पे पहुंची हुई है और पूरा वन क्षेत्र इस समय जो वर्णापद पर्वत का है पूरी तरह से आग की चपेट में है। बेशकीमती जो जंगल है वो धू के जल रहे हैं। हालांकि जो बस्ती के किनारे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है आग को, क्योंकि यहाँ पे जो स्मृति वन है काफी बेशकीमती ये वन है, इसको बचाने का प्रयास पूरी तरह से जो वन जो अधिकारी है वो कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से आग बेकाबू है पूरे जनपद में, उससे भारी नुकसान वन संपदा का हो रहा है। और इस समय सबसे ज्यादा वन संपदा को तो नुकसान हो ही रहा है, जो वन्य जीव है उन्हें भी भारी नुकसान हो रहा है। और लगातार जगह जगह से आग की घटनाएं जनपद में आ रही है और पूरी तरह से जो जनपद है आग के धुएं से पूरे जनपद में धुंध छाई हुई है। बलबीर परमार, न्यूज 18, जिला मुख्यालय उत्तरकाशी। आईआईटी रुड़की वैसे तो नए नए शोध करता रहा है, जिससे सामाजिक तौर पर भी लोगों को फायदा मिलता रहा है। और इस बार आईआईटी रुड़की ने दूध और तेल के वेस्ट पैकेटों से ब्लॉक और टाइल्स की इजाद की है। देखिए, आईआईटी रुड़की ने तेल दूध के वेस्ट पैकेटों से ब्लॉक और टाइल्स बनाई हैं, जिसका उपयोग आईआईटी परिसर में भी किया गया है। तेल दूध के वेस्ट पैकेटों से ब्लॉक और टाइल्स बनाने वाली टीम के वैज्ञानिक प्रसेनजीत मंडल का कहना है कि इन टाइल्स को बनाने में काफी समय लगता है और इस तरह ब्लॉक और टाइल्स बनाए जाने से पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और लोगों को भी फायदा मिलता है। ब्रिक बना है, मिल्क पैकेट्स, ऑयल पैकेट्स, पॉलीथिलीन पैकेट्स बेसिकली, और पैकेजिंग प्लास्टिक्स, इसी से इसको बनाया गया है। प्रोफेसर मंडल का कहना है कि इन टाइल्स को बनाने और प्रयोग करने में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता और इससे कार्बन डाइऑक्साइड का सृजन भी कम होता है। साथ ही काफी कम लागत में तैयार हो जाती है और मजबूती भी अधिक है। इन ब्लॉक्स और टाइल्स का डिजाइन आईआईटी रुड़की ने ही डिजाइन किया है। इसका उपयोग भवन, पार्क, परिसर, रास्ते सहित कई जगहों पर किया जा सकता है। इसकी कीमत मात्र 40 से 45 रुपए है। साथ ही 25 किलो वेस्ट पॉलिथीन से 100 ब्लॉक्स और टाइल्स तैयार किए जा सकते हैं। और ये जो आपका जो टाइल्स बनाया गया है, इसका कीमत तो बहुत ही कम होगा। आज का डेट में जो एग्जिस्टिंग टाइल्स है उसका रिस्पेक्ट में बहुत कम कीमत में इसको मिलने का संभावना है। वहीं आईआईटी निगमों और पंचायतों से भी संपर्क कर रहा है ताकि दूध, तेल सहित पैकिंग के वेस्ट पैकेट मिल सकें। अब ऐसे में अगर आईआईटी रुड़की इस टाइल्स को बाजार में उतारता है तो लोगों को काफी फायदा मिलेगा और वेस्ट दूध, तेल के पैकेटों से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा। न्यूज 18 के लिए रुड़की से मनोज जुनियाल की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।